Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के आज 16वें सत्र की आज शुरुआत करेंगे। और ये सत्र जो हमारा है इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइकोलॉजी। और आज के अपने इस सत्र में हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, किस प्रकार से फॉरेंसिक साइकोलॉजी अलग अलग तरीक़ों से हमारे समाज में हमारे जो समाज में हो रही घटित जो घटनाएं हैं, जो लॉ से संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ हैं, किस प्रकार से उनमें साइकोलॉजी एक बहुत ही हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, उन सभी की चर्चा आज हम अपने इस सत्र में करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी है क्या। यानी कि जब हम इस विषय को देखते हैं या जब इसके बारे में हम सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एक बहुत ही रोचक विषय भी है, और साथ ही साथ जब कोई भी इसके बारे में सुनता है तो ये शब्द फॉरेंसिक जो है वो एक कौतूहल उनके अंदर पैदा करता है। और अक्सर फॉरेंसिक साइंस में जिस प्रकार से हम साइंस का उपयोग करते हैं बहुत सारे क्राइम्स को सुलझाने में, उनकी बहुत सारी जो बारीकियां हैं उनको समझने में, तो इस प्रकार से ये शब्द जो है या फॉरेंसिक साइंस जो है अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कौतूहल भरा विषय है। तो उसी तरह से जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है यानी कि जो मानव व्यवहार है, किस प्रकार से उसकी जो नॉलेज हमारे पास है, जो थियरीज उससे रिलेटेड हमारे पास हैं, जो प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हम पहले से जानते हैं जिनको हमने रिसर्चेस के द्वारा इस्टेब्लिश किया है, किस प्रकार से वो लॉ के क्षेत्र में यानी कि जो कानून का जो विषय है या जो कानून की जो हमारी संरचना है समाज में, उसमें किस प्रकार से हम अपनी इन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम कानून की जो व्यवस्था है, जो उसकी प्रणाली है, उसमें हम इन सभी सिद्धांतों की सहायता से उसमें हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण उसमें हम रोल भी प्ले करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी उसमें जो जटिलताएं हैं और जो समस्याएं हैं उनको हल करने का भी प्रयास करते हैं। इसके बाद चूँकि हमने ये देखा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली जो लॉ में किस प्रकार से साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कानून के विषय में किस प्रकार से मनोविज्ञान सहायक हो सकता है, उसके बारे में जो भी लोग अध्ययन करते हैं या जो भी लोग उस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन सभी को हम फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो समझने योग्य है और वो है कि हमें रियलिटी और ग्लैमर के बीच का फ़र्क यहाँ पर उसको समझना ज़रूरी है। और इसलिए जो रियलिटी है वो ये है कि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो बहुत ही टीडियस जॉब होते हैं, वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत संघर्ष होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की उसमें आवश्यकता होती है। और जिस प्रकार से हम अक्सर कई बार टीवी सीरियल्स में या अखबारों के माध्यम से या और अन्य किसी भी सोर्स से हमें जब ये पता चलता है कि ये एक बहुत ही ग्लैमराइज्ड फील्ड है या इस प्रकार के जो कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इंजॉयबल और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग तो है, परंतु साथ ही साथ हमें कई बार ये लगता है कि उनके लिए ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट भरा जॉब है जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा इसमें हम कह सकते हैं इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है या वो इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उनको इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो समझनी है हमें, पहली तो ये कि कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्य करता है ये उसके इंटरेस्ट का एरिया ज़रूर हो सकता है, परंतु जिस प्रकार का जो ये वर्क सेटिंग होता है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं क्राइम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं या अक्सर डिविएंट बिहेवियर की जब हम बात करते हैं यानी कि कुछ ऐसे व्यवहार जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कार्यों से लोगों का पाला पड़ता है। यानी वो साइकोलॉजिस्ट जो फॉरेंसिक
साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको अक्सर इस प्रकार के कार्यों से या इस प्रकार की घटनाओं से उनका सामना होता है कि वो उनके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है, या वो घटना अपने आप में एक बहुत ही हमारे लिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इस वजह से जो इसकी जो नेचर है जो वर्क सेटिंग का, वो हम कहेंगे कि ग्लैमर जो हमें दिखता है बाहर से या जो प्रतीत होता है वैसा ना हो करके रियलिटी में ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, उनके लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है और साथ ही साथ उनका जो कार्य है वो भी बहुत ही हम कह सकते हैं कि उसमें संघर्ष होता है, उसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है। तो इस प्रकार से बाहर से जो इस प्रकार का एक आवरण दिखता है कि ये एक बहुत ही ग्लैमराइज्ड फील्ड है और इसमें कार्य करने वाले लोगों को बहुत पब्लिसिटी मिलती है या वो एक बहुत ही इंजॉयबल एनवायरनमेंट में कार्य करते हैं, तो ये वैसा ना हो करके एक बहुत ही मुश्किल क्षेत्र जिसमें लोग अपने एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में, और हम कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं या ऐसी जो व्यक्ति है या जो ऐसा व्यवहार है जो कि मुश्किल भी है और साथ ही साथ असामाजिक भी हम कह सकते हैं, या फिर किसी न किसी तरह से वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों से या ऐसे व्यवहार से उनका अक्सर सामना होता है। तो इस प्रकार से जो इसकी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो दिखती है बाहर से जो चीज़ें, उससे काफ़ी अलग है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है फॉरेंसिक असेसमेंट, यानी कि फॉरेंसिक जो विधा है उसमें किस प्रकार से वो जो असेसमेंट की प्रक्रिया है यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जिसके बारे में भी उनका वो पर्टिकुलर केस है या फिर उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उनके रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी उनके पहलू हैं, वो जो कि उनके उस डिविएंट बिहेवियर हम कह सकते हैं या क्राइम या किसी भी प्रकार का जो कोई ऑफेंस उन्होंने किया है उससे संबंधित जितनी भी प्रकार की बारीकियां हो सकती हैं उनके व्यवहार से संबंधित, उन सभी का मूल्यांकन, चाहे वो उनकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो उनका मोटिवेशन हो, चाहे वो उनका सोशल एंगेजमेंट हो, चाहे वो उनका इमोशनल बिहेवियर हो, इस प्रकार के जितने भी असेसमेंट हो सकते हैं जिसमें कि उनकी प्रीवियस जो लाइफ है यानी कि उनकी जो हिस्ट्री है उस व्यक्ति की, उसके साथ ही साथ उसके जीवन की और जो ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से हो सकता है वो व्यवहार घटित हुआ हो या वो घटना हुई हो, या फिर उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित, तो इस प्रकार के जितने भी हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी का असेसमेंट किया जाता है, यानी उन सभी का फॉरेंसिक असेसमेंट किया जाता है, कानून की दृष्टि से उन सभी का असेसमेंट किया जाता है और ये सभी कार्य एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण कार्य फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो है मैलिंजरिंग एंड डिसेप्शन को इवेल्युएट करना। यानी कई बार ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्राइम करने के बाद उसको किसी तरीके से छुपाने का प्रयास करते हैं या अपने व्यवहार से संबंधित कुछ ऐसे वो तर्क सामने प्रस्तुत करते हैं अपने डिफेंस में कि जहाँ पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो भी अपराध या जो भी व्यवहार उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि उसमें उनका अपना एक कॉन्शियस, यानी कि वो उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया बल्कि ये उनसे स्वतः हो गया या डिफेंस में हो गया, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटना जो थी उस पर उनका कंट्रोल नहीं था। तो इस प्रकार की चीज़ें दर्शा करके कई बार वो अपना डिफेंस तैयार करते हैं या अपने जो उन्होंने कृत्य किया है उससे वो बचने का प्रयास करते हैं, यानी उनको सज़ा ना हो या कानून के अनुसार उनको माफ़ी मिल जाए या किसी तरह का उनके साथ हम कह सकते हैं लिबरल रवैया अपनाया जाए। तो इस प्रकार का जो ओवरऑल एक हम कह सकते हैं कई बार प्रस्तुत किया जाता है डिफेंस के द्वारा, जो उस तरह की जो भी कोशिश होती है उन सभी को इवेल्युएट करना, यानी ये देखने का प्रयास करना कि क्या वाकई जो उनके दावे हैं वो कितने सत्य हैं या उनमें किस प्रकार की जो हम कह सकते हैं धोखे की भावना है या किस प्रकार से वो कानून को की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं उन सभी को उजागर करना, उनका मूल्यांकन करना, ये भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी के कार्य क्षेत्र क्या हैं, यानी कि स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जो
पहला जो स्कोप है वो है फॉरेंसिक असेसमेंट फॉर हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कि व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है उसमें बहुत सारे मुश्किलात यानी बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में उस कार्य को किया जाना होता है, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो ऑक्यूपेशन है या जो उनका व्यवसाय है उसके साथ रिस्क फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम पुलिस के ही कार्य को ले लें तो चूंकि पुलिस का जो कार्य है वो अपने आप में बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है, और जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन सभी के जो कर्मचारी होते हैं या जो उसके अधिकारी होते हैं या जो लोग उसमें कार्यरत होते हैं उन सभी के कार्य बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो यहाँ हमारे लिए ये समझना होगा कि जब इस प्रकार के लोग कार्य जो करते हैं, कहीं ना कहीं वो जिन लोगों से उनका सामना होता है, यानी कि अक्सर जो लॉ एनफोर्समेंट में जो लोग कार्य करते हैं, चाहे वो पुलिस के हों या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के हों या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़े लोग हों, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका सामना अक्सर क्रिमिनल माइंडेड लोगों से या इस तरह के लोगों से होता है जो कि पहले में पूर्व में कोई क्राइम कर चुके हैं या उनके द्वारा अपने आप को बचाए जाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोग जब इस तरह के लोगों से उनका सामना होता है तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या इस तरह के जितने भी कार्यरत लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी उनकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है और अलग अलग प्रकार की उनके लिए रिस्क हो सकती हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो फॉरेंसिक असेसमेंट होता है इस प्रकार के ऑक्यूपेशंस का वो किया जाना आवश्यक है, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में कार्य करने आ रहा है क्या वो उस प्रेशर को हैंडल कर सकता है, क्या वो इन सभी परिस्थितियों में, इन रिस्क भरी परिस्थितियों में वो कार्य कर सकता है, और इन रिस्क को वो कितने बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, चाहे वो वर्क प्रेशर की बात हो, चाहे वो इन रिस्क को समझते हुए उस कार्य को पूरा करने की बात हो, या इस प्रकार की जो थ्रेट्स हैं उनको आम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उनको फेस करना। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एक ज़रूरत होती है इस ऑक्यूपेशन की, वो उसको यहाँ पर एसेस करना। उसके बाद आई विटनेस मेमोरी फॉर पीपल एंड इवेंट्स। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है आई विटनेस मेमोरी से संबंधित विषय को उसका अध्ययन करना, साथ ही साथ किस प्रकार से जो आई विटनेस है उसको एज एन एविडेंस, उसको कितना उसकी सत्यता होती है, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस आई विटनेस के संदर्भ में यहाँ पर हम इस विषय को अपने अगले सत्र में भी इस पर बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बात करेंगे और यहाँ पर केवल इतना समझेंगे कि आई विटनेस जो मेमोरी है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि कई बार विवादों के घेरों में रही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार जो लोगों को लगता है कि उन्हें जो याद है या जो उन्होंने महसूस किया है या जो एक्सपीरियंस किया है वो उसको सत्यता के साथ बता रहे हैं, परंतु कई बार इसमें बहुत से हम कह सकते हैं कि त्रुटियां हो जाती हैं, और इस कारण से कई बार इनोसेंट जो पब्लिक होती है या जो लोग होते हैं वो कई बार इसके चपेट में आ जाते हैं। तो इस कारण से जो आई विटनेस टेस्टिमनी है उसकी सत्यता और उसकी जो सटीकता है उस पर भी कार्य करना फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद ज्यूरी सिलेक्शन। हालांकि ज्यूरी सिलेक्शन भारत में होने वाली एक हम कहेंगे कि आम प्रक्रिया नहीं है, परंतु चूंकि ये विषय जो मनोविज्ञान का विषय है ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग होता है, और इसके इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं लोग वो ज्यूरी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, यानी कि ऐसे बहुत सारी जुडिशियल अरेंजमेंट्स होती हैं दूसरे देशों में, खासकर यूरोप, अमेरिका वगैरह जैसे देशों में, जहां पर ज्यूरी यानी कि एक ऐसी टीम वहां पर बैठती है जो कि जज और उस पूरे सिस्टम के अलावा उस पूरे प्रकरण को देखती है और साथ ही साथ वो अंत में अपना एक निर्णय सुनाती है। तो इस प्रकार के वो कॉमन पीपल का एक जो ग्रुप होता है जिसको वहाँ ज्यूरी का नाम दिया जाता है, उन सभी का भी वहाँ चयन होता है, और उनके चयन में बहुत सारी बारीकियाँ और महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो डिफेंस है या जो प्रोसिक्यूशन है उसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं या जो उसका पूरा तैयारी हम कह सकते हैं, चाहे वो अपने व्यक्ति को बचाव करने को लेकर के या किसी अपराधी को सज़ा दिलाने को लेकर के, इन सभी
के लिए ज्यूरी का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किस प्रकार के वो लोग हैं, उनकी क्या टेंडेंसीज होंगी, उनकी क्या जो थिंकिंग्स होंगी, ओपिनियंस होंगे, बिलीव्स होंगे, इन सभी का बहुत बारीकी से उनका अध्ययन करना, उनको समझना और उसके अनुसार उनका सिलेक्शन करना। तो इस कार्य में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सहयोग देती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे चाइल्डहुड कस्टडी एवेल्युएशन की, और यहाँ पर ये देखने योग्य है कि न केवल ऐसी जुडिशियल प्रोसेसेस जहाँ पर कुछ क्रिमिनल या कोई क्राइम इन्वॉल्व है, बल्कि ऐसे भी हमारे सिविल मैटर्स हैं जिसमें कि एक मैटर है चाइल्डहुड कस्टडी, यानी कि जो बच्चा जब उसके माता पिता का डिवोर्स होता है या किसी भी वजह से अगर कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसकी वजह से वो नॉन कॉम्पिटेंट घोषित अगर हो गए हों कि वो अब इस योग्य नहीं है कि उनको अपने बच्चे की कस्टडी दी जाए, तो इस प्रकार के जो भी विवाद सामने आते हैं उनमें वो बच्चा अब उसकी कस्टडी किसको दी जाएगी, इस प्रकार के जो इश्यूज़ होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ उस बच्चे का, बल्कि यानी जो बच्चा वहाँ पर क्वेश्चन में है जिसकी कस्टडी दी जानी है, उसकी खुद की प्रेफरेंस, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी जो ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो कहाँ एक बेहतर उसको एनवायरनमेंट मिलेगा उसके आगे के जीवन के लिए। तो इस प्रकार के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना, साथ ही साथ जो उससे जुड़े हुए इमोशनल पहलू हैं या उससे जुड़े हुए जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी का ध्यान रखना, ताकि एक बच्चे की जो जीवन है उसके बारे में एक सही फैसला लिया जा सके और कानूनन इस चीज़ में उस पूरी प्रक्रिया को सहयोग करना, ये भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसके बाद पर्सनल इंजरी एग्जामिनेशंस, यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से कार्यक्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग कई बार स्ट्रेस में आकर के या बहुत ही ज़्यादा उनको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है उस कार्य को करने की वजह से, तो अक्सर वो ये कहते हैं या उनका बाद में ये दावा होता है कि हमें इस कार्य को करने की वजह से या ये कार्य जिन परिस्थितियों में हमसे करवाया गया इसकी वजह से हमें बहुत अधिक इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या हमारे साथ हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे हैं और इसकी वजह से हमें तमाम तरह की समस्याएं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हों या फिजियोलॉजिकल हों या वो सोशल समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी समस्याओं का जो कई बार लोगों के द्वारा क्लेम किया जाता है, चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो ये इस प्रकार की जो बहुत सारी केसेस सामने आते हैं उनमें जो इंजरीज़ वो क्लेम करते हैं, और कई बार वो फिजिकल इंजरीज़ ना हो करके साइकोलॉजिकल इंजरीज़ होती हैं जो कि उनके ओवरऑल लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार के जो दावे होते हैं या इस प्रकार की जो भी इंसिडेंट्स सामने आते हैं उसमें भी उसका मूल्यांकन करना, उसमें अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन देना और उसमें किस प्रकार से लॉ को आगे उसमें अपना जो है रोल होगा, उन सभी चीज़ों को एक दिशा निर्देश देना या एक प्रकार से उनको हेल्प करना या उसको कॉम्प्लीमेंट करना उस पूरे प्रोसेस को, ये भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जिसको किया जाता है, एंड दैट इज असेसिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट। यानी कि कई बार कार्यक्षेत्रों में, यानी कि संस्थाओं में या ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में इस प्रकार का बिहेवियर देखा गया है कि जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हुआ है या उनका हैरेसमेंट हुआ है, यानी उनका बहुत अधिक शोषण हुआ है या किसी प्रकार का उनके साथ हैरेसमेंट की एक्टिविटी हुई है। तो इस प्रकार के जितने भी जो क्लेम्स होते हैं या इस प्रकार के जितने भी हम कह सकते हैं कि जो केसेस सामने आते हैं उसमें भी उसका असेसमेंट करना, उसमें किस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं उनकी सत्यता क्या है, किन वजहों से वो घटना हुई, और जो उसका दावा है उस व्यक्ति का, यानी जो भी विक्टिम है या इसमें जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसका जो दावा है वो किस हद तक सही है, और संस्था के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ या अपने बॉस के खिलाफ या कि उस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसको हम यहाँ पर परपेट्रेटर की संज्ञा दे सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो कि यहाँ पर अभियुक्त होगा उसके खिलाफ जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, उसका पर्टिकुलर बिहेवियर, उसकी जो बिहेवियरल टेंडेंसीज़ हैं और किस तरह से जो प्रोफाइलिंग हम कह सकते हैं कि ये देखा जाना कि क्या वाकई में जो डिस्क्रिमिनेशन का दावा यहाँ किया जा रहा है, यानी भेदभाव की जो घटना का यहाँ पर जो दावा या क्लेम है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं,
या फिर जो हैरेसमेंट की जो घटना है उसके बारे में जो यहाँ पर हमारे सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं या उनको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इन सभी पर हम कह सकते हैं कि इस सभी क्षेत्रों में योगदान होता है। और साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से लॉ जो है वो किस प्रकार से इसमें कार्य करेगा या किस प्रकार से इन पूरी घटनाओं को इसमें देखा जाना चाहिए, इन सभी पे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण फॉरेंसिक साइकोलॉजी प्रस्तुत करता है। इसके बाद क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी, यानी कि अभी तक हमने जो बातें की उसमें ज़्यादातर हमने देखा कि हमने सिविल मैटर्स में ज़्यादातर किस प्रकार से साइकोलॉजी फॉरेंसिक साइकोलॉजी कार्य करती है, वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की। अब हम देखेंगे कि क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं। पहला है फॉरेंसिक इवैल्यूएशन इन डेलिंक्वेंसी केसेस, यानी कि कुछ ऐसे जो बाल अपराध होते हैं उनमें किस प्रकार की जो फॉरेंसिक इवैल्यूएशन की जानी चाहिए, वो कौन सी कारण हैं या वो कौन सी जो घटनाएं हैं जिनकी वजह से या वो कौन से बैकग्राउंड की जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, और उसके साथ ही साथ उनको किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति के व्यवहार में निहित थी या वो परिस्थितिवश हुई हैं, या उनमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। उन सभी का इवैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा, असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस टू स्टैंड ट्रायल, यानी क्या हम यहाँ पर ये तो नहीं मिस कर रहे कि जो व्यक्ति यहाँ पर अभियुक्त है या जिसने कोई क्राइम किया है या किसी प्रकार का कोई ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक है, क्या वो व्यक्ति किसी परेशानी यानी मानसिक बीमारी से जूझ तो नहीं रहा, या किसी और अन्य वजह से उसने ये जो उसके खिलाफ पूरा केस है, उस केस को उसके खिलाफ जो ये केस बनता है, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिससे उसका ये केस कमज़ोर होता है, या फिर उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो क्राइम जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उस फैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो ये ऐसे में वो व्यक्ति पूर्णतया योग्य है कि नहीं कि उसके खिलाफ एक केस चलाया जाए, यानी उसके खिलाफ कोई लॉफुल जो हम कह सकते हैं कि कोई एक्टिविटी उसके खिलाफ की जाए। इसके लिए उसकी जो मानसिक क्षमता है या योग्यता है उसका मूल्यांकन ज़रूरी है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से योग्य है, सक्षम है, और इसलिए उसके खिलाफ ये जो एक्शन है, लॉ का जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसके बाद चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ इवैल्यूएशंस, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है बिकॉज जो चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, अक्सर उनके साथ जब इस प्रकार के केस सामने आते हैं तो चूंकि ये केस की ओवरऑल सेंसिटिविटी और साथ ही साथ जो सोसाइटी का इस प्रकार के जो केसेस हैं उनको लेकर के जो सोशल एक हम कह सकते हैं ओपिनियन होता है, या जो एक सोसाइटी का ओवरऑल इस तरह के केसेस में जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, और साथ ही साथ मीडिया का भी जो फोकस होता है वो इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये देखा जाना ज़रूरी है कि जो ये केसेस हुए हैं इसमें जो बच्चा है यानी जो चाइल्ड है उसका जो स्टोरी वो प्रेजेंट कर रहा है या जो घटना वो बता रहा है उसकी सत्यता, और उसके साथ ही साथ उस बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें कि वो फ्रीली और बिना किसी डर के अपने साथ हुई घटना को सत्यता के साथ बता पाए, उसको रिकॉल कर पाए। तो इस प्रकार का जो एक पूरा हम कह सकते हैं एक जो एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी की है, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा हो वो इन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखेगा कि किस तरह से जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के जो केसेस हैं उनमें जो सेंसिटिव जो उसका नेचर है इस पूरे मैटर का उसको ध्यान में रखा जाना, साथ ही साथ उस बच्चे की जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो पूरे जो इश्यूज़ हैं उन सभी का यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इन सभी का हम ये उसके एक कार्यक्षेत्र के रूप में ये सब हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि चूंकि इस प्रकार की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्स ऑफेंस के नाम से जिसको जो केसेस सामने आते हैं, चूंकि ये इस तरह के केसेस होते हैं कि इसमें अक्सर जो व्यक्ति जो विक्टिम होता है वो चूंकि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और हम कह सकते हैं कि परेशानियों का ऑलरेडी सामना कर रहा होता है, और ऐसे में जो उसकी जो केस है वो कई बार उसकी स्क्रूटनी होती है। तो ऐसे में
उसके केस की सत्यता या ये देखा जाना कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है उसके जो वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है उसकी सत्यता क्या है। और इसमें एक और पहलू जो सामने कई बार आता है और वो ये है कि कई बार इस तरह के जो केसेस हैं उनका उपयोग जो है वो गलत रीजन से किया जाता है। यानी कि हाँ, कई बार ये पाया गया है कि इस तरह के जो केसेस किसी के अगेंस्ट किए जाते हैं वो किसी न किसी दुर्भावना की वजह से या किसी न किसी उनके खिलाफ बदला लेने की भावना से किए जाते हैं। और ऐसे में ये इस्टेब्लिश किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोनों के लिए ही। इन केस ऑफ विक्टिम, अगर हम विक्टिम को न्याय दिलाना चाहते हैं और हम एक ऐसा व्यक्ति जो कि परपेट्रेटर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने वो अपराध किया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है वो वास्तव में उसने वो अपराध न किया हो बल्कि उसको फंसाया जा रहा हो। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो पक्ष हैं, यानी कि एक बार एक ऐसा व्यक्ति जो प्रताड़ित है, जो परेशान है, और एक बार एक ऐसा व्यक्ति जिसको फंसाया जा रहा है या जिसको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में इन दोनों की ही जो हम कह सकते हैं जो सर्कमस्टांसेस हैं उनका एक मूल्यांकन, साथ ही साथ उनके जो कह सकते हैं उनके व्यवहार से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनकी जांच, और साथ ही साथ ये इस्टेब्लिश करना कि वाकई में घटना हुई है और यदि हुई है तो उसका नेचर क्या है और क्या ये घटना अगर नहीं हुई है तो किन कारणों से ये जो केस किया गया है। तो इस प्रकार की जितनी भी हम कह सकते हैं कि जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं इन केसेस से, वो सभी उनका ध्यान रखा जाना या उन पर विशेष रूप से उसका अध्ययन करना या उसका असेसमेंट करना, ये सभी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होता है। इसके बाद हम बात करेंगे द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट संस्था में जो कार्य करते हैं एज ए कंसल्टेंट, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं, इसमें पहला है वर्किंग विद मैनेजमेंट ऑन द असेसमेंट, इनिशिएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो जब संस्थाएं अपने पूरे किसी भी प्रकार का अपने वर्क शैली में या फिर हम कह सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर में वो किसी प्रकार का जब कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए जानना कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनकी जो ओवरऑल जो वर्क कल्चर है उनमें किन बातों का ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, ताकि जो चेंज वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उस चेंज को किए जाने में उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए और वो चेंज से जो एक्सपेक्ट वो करते हैं किसी भी तरह का जो पॉजिटिव रिजल्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा या विकास होगा, इन सभी पहलुओं को ध्यान रखा जाना या इन सभी पर बारीकी से अध्ययन करना और उसका जो सजेशन है उससे जो निकलकर जो बातें सामने आएंगी उनको मैनेजमेंट को उससे अवगत कराना, ताकि उन बातों का, उन छोटी छोटी बारीक जो हम कह सकते हैं डिटेल्स हैं, उनका ध्यान रखा जाना यहाँ पर आवश्यक होता है। तो ऐसे में जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में कार्य करते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही सहयोग, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं सहयोग करते हैं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं वो है इनिशिएटिंग और सपोर्टिंग पॉलिसी डेवलपमेंट। यानी कि कई बार संस्थाएं इस प्रकार की नई पॉलिसीज़ बनाती हैं जो कि उनको जब क्रियान्वयन किया जाता है तो कई बार उनका विरोध होता है या उस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता एम्प्लॉय लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो इस प्रकार से फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो उस संस्था के साथ कार्य करते हैं एज ए कंसल्टेंट, वो यहाँ पर उनको ये सहयोग कर सकते हैं समझने में कि किस तरह से वो अपनी पॉलिसी को इनिशिएट करें, यानी कि वो किस तरह से उस पॉलिसी को प्रेजेंट करें लोगों के बीच में, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, और किस प्रकार से वो अपनी पॉलिसी के लिए सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अपने स्टाफ के बीच में, और एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से जब वो एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं तो उससे रिलेटेड ओवरऑल एक जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट होगा, इसकी भी वहाँ पर वो सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है दैट इज़ हेल्पिंग टू एलिविएट स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो एक संस्था में जो भी स्ट्रेस का माहौल है, चाहे वो वर्क कंडीशन से रिलेटेड हो या विद इन वर्कर्स हो या बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हो, इस प्रकार के जितने भी जो स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं, हम कहें
या फिर ऐसे तनाव के जितने भी बिंदु हो सकते हैं या जो हम कह सकते हैं तनाव की वजहें हो सकती हैं, उन सभी का यहाँ पर मूल्यांकन करना और साथ ही साथ किस प्रकार से इस स्ट्रेस को यानी इस तनाव को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो संस्थाओं को अवगत कराते हैं या इसके बारे में उनको हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण कार्य होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एडवाइजिंग ऑन क्रिटिकल इंसिडेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी संस्थाओं में होने वाली वो महत्वपूर्ण घटनाएं, वो क्रिटिकल घटनाएं जो कि संस्था के ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रोग्रेस, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और उसकी जो एक ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में उनको समझने को लेकर के या उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए या उनको किस तरह से देखा जाना चाहिए या उसमें वास्तव में कौन गलत था और किसने उसमें जानबूझ करके गलती की या ये घटना के पीछे के जो फैक्टर्स थे या एंटीसीडेंट्स थे वो क्या थे, इस प्रकार की जो पूरी एक असेसमेंट है वो भी यहाँ पर की जाती है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके बाद असिस्टिंग इन द ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन वेरियस एजेंसीज, यानी कि न सिर्फ यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक रोल प्ले करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर बनने में, उनके जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने में, वहाँ पर जो स्ट्रेस एनवायरनमेंट है या जो स्ट्रेस वहाँ पर है उसको कम करने में, बल्कि साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या जो बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर अलग अलग एजेंसीज कार्यरत हैं, उन सभी को उनके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से उसको अपने कार्य को आगे करना चाहिए या किस तरह से वो अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिजन एनवायरनमेंट की, यानी कि हम ये देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हम कह सकते हैं कंपोनेंट है वो है प्रिजन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हम उन लोगों को रखते हैं जो कि किसी प्रकार का कोई उन्होंने क्राइम किया है या उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या उनको कोई सज़ा मिली हुई है। तो इस तरह के लोगों को हम जो सोसाइटी से दूर रखने का एक अरेंजमेंट बनाते हैं, तो प्रिजन की जो अरेंजमेंट है उसका भी जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि हम ऐसे लोगों को सोसाइटी से दूर कर दें, बल्कि साथ ही साथ हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि किस तरह से हम इन लोगों को वापस नॉर्मलसी की तरफ ला सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम इनके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम वो कौन से इनिशिएटिव्स लें जिससे ये लोग इस तरह के जो ऑफेंडर्स हैं उनको हम वापस सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज ए नॉर्मल पर्सन। तो इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं, इसी वजह से जो प्रिजन है उसको सिर्फ एक प्रिजन यानी सिर्फ एक जेल के तौर पर न देखते हुए, बल्कि उनको करेक्शनल फैसिलिटीज़ यानी एक सुधार गृह के तौर पर भी उनका देखा जाना और उनका कार्य करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। तो ये सभी जो संस्थाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कुछ रोल या कुछ हेल्प जो हम कह सकते हैं या जहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का, उसकी हमने अभी चर्चा की। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और ऐसे में जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक कंसल्टेंट के तौर पर कार्य कर रहा था, जो कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चर्चा की कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें वो रोल प्ले करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, उनके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में या कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना हो या वहाँ पर स्ट्रेस को कम करना हो या उसमें किस प्रकार से वो अपने एक्शंस में या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो किस प्रकार से चेंजेस लाएं ताकि वो और बेहतर कार्य कर सकें। तो इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि जो फाइन डिटेल्स हैं उनको समझने में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए, यानी कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को अपना कार्य बेहतर ढंग से करने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। और इसमें पहला है जो सबसे प्रमुख है वो है एक्सपीरियंस, यानी कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्टेंट के तौर पर कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास अनुभव हो। और ये अनुभव केवल हम ये नहीं कहेंगे कि उस कार्य क्षेत्र में उसके पास जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में हम सिर्फ नहीं कहेंगे,
बल्कि यहाँ पर जो उसकी ओवरऑल जो एक्सपर्टीज़ है, जो क्वालिफिकेशंस हैं और साथ ही साथ उसकी अलग अलग तरह के केसेस को डील करने की जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका एक्सपोजर है, वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि उनको हर बार एक ही प्रकार का केस उनके सामने आएगा या एक ही प्रकार की समस्या या एक ही प्रकार के जो हम कह सकते हैं सिचुएशंस उनके सामने आएंगी, ऐसा नहीं होता। परंतु उनके सामने अक्सर अलग अलग प्रकार की समस्याएं या अलग अलग तरह की नेचर की समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो ऐसे में उनका एक्सपीरियंस जितना वास्ट होगा, उनका एक्सपीरियंस जितना एनरिच्ड होगा, उतना ही ज़्यादा जो उनकी कॉम्पिटेंसी होगी वो अधिक होगी। यानी कि हर केस को उसके मेरिट डिमेरिट के अनुसार, उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अनुसार वो उसको इवेल्युएट कर पाएंगे और वो इस प्रकार से अपना एक्सपर्टीज़ वहाँ पर उसको प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि उस किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो सहायक हो सकें। इसके बाद एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की जो अगली कॉम्पिटेंसी है, दैट इज़ एबिलिटी टू लिसन एंड क्वेश्चन। यानी कि हम अक्सर ये देखते हैं कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कई बार उनमें ये कमी होती है कि वो पूरी बात को ध्यान से नहीं सुनते और उसके बाद वो सही क्वेश्चन यानी कि जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो नहीं करते। तो ऐसे में पूरी बात को ध्यान से सुनना, यानी सभी इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली कलेक्ट करना और सभी लोगों की जो उससे जुड़ी हुई, चाहे वो कोई घटना हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार का जो भी वर्क सेटिंग में वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर सभी छोटी से छोटी बारीक जानकारियों को हासिल करना और यदि कोई सूचना उनके पास आ रही है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना, ग्रहण करना और साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करना। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि उनके केस से या उस पूरे इवेंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हों, उन सभी क्वेश्चंस को किया जाना, उन क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उन क्वेश्चंस का आंसर खोजना या उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। और इसके लिए जो ज़रूरी है वो है लिसनिंग, यानी कि उन सभी इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली सुनना, उन पर ध्यान देना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है जो कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। अब हम ये देखते हैं कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी होती है, क्योंकि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट चूँकि वो ज़्यादातर जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो ह्यूमन बीइंग्स यानी पॉपुलेशन यानी पीपल से होता है, इसलिए जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकता है, वो उसके अंदर कोई प्रीवियस ओपिनियन हो सकता है, कोई बिलीफ हो सकता है। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो उसकी सब्जेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उस केस में या उस पूरे जो उसका जो कार्य है उस पर हावी हो सकती है। तो ऐसे में उसको अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाना, यानी कि उसको उस केस को ठीक उसी तरह से देखना है जैसा कि वो केस है, ना कि उसमें अपने ओपिनियंस या अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट होता है किसी भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, ताकि वो किसी भी घटना में एक हम कह सकते हैं न्यूट्रल पर्सन की तरह एक कॉम्पिटेंट नेगोशिएटर के तौर पर कार्य कर सके। तो इसलिए उसको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस। कई बार ये देखा गया है कि जो व्यक्ति एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर कार्य कर रहा है, यदि उसके अंदर अपने कार्य को लेकर के और अपनी क्षमताओं को लेकर के उसको अवेयरनेस नहीं है, यानी उसके बारे में जो उसकी जानकारी है या जो उसका थॉट प्रोसेस है यदि वो क्लियर नहीं है, तो इस कारण से कई बार वो व्यक्ति अपने कार्य में कंफ्यूज हो सकता है और वो किस प्रकार से उस पूरे जो इवेंट है या जो वो केस है उसको कैसे हैंडल करेगा, इसको लेकर के वो हम कह सकते हैं कि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो ऐसे में जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उसको सेल्फ अवेयरनेस होना अपने क्षमताओं को लेकर के, अपने जो उसकी वहाँ पर हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे में उसको अपने पर्टिकुलर टास्क यानी जो गोल है उसका उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड केवल वहीं पर फोकस होना चाहिए और साथ ही साथ उसको अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी क्षमताएं, अपनी एबिलिटीज़ उनके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए और उसको उसके अंदर ये स्ट्रेटजी
बिल्डअप होनी चाहिए कि किस तरह से वो उस केस को अप्रोच करेगा और किस तरह से वो अपने स्किल्स को यहाँ पर यूज़ करते हुए उस केस को हैंडल करेगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी है दैट इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी कि हम इसको कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस भी कह सकते हैं कि कोई भी केस या कोई भी घटना जो होती है वो हम कह सकते हैं वैक्यूम में नहीं होती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी जो घटना हुई है वो किसी न किसी पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में या फैमिली सेटिंग में या किसी भी प्रकार की उसके आसपास के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होंगे जो कि उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। और ऐसे में उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट न सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो एक केस के तौर पे उसको देखे, बल्कि उस केस की सेंसिटिविटी, उस केस से के होने वाले प्रभाव दुष्प्रभाव उन सभी को वो समझे, किस प्रकार से उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कैसे ओवरऑल एक सोसाइटी को एक रिफ्लेक्शन दे सकते हैं या एक मैसेज दे सकते हैं। इस प्रकार की जो सारी छोटी छोटी जो बातें हैं जिसको हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस या कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस के नाम से इसको यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी की जानकारी या इन सभी के बारे में हम कह सकते हैं कि जो अवेयरनेस है वो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उसकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार के कंसल्टेंसी वर्क जो होते हैं वो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। इसमें पहला है मैनेजमेंट ऑफ डेलिब्रेट सेल्फ इंजरी एंड सुसाइड, यानी कि अभी तक हमने देखा कि ऐसे केसेस जहाँ पर इंडिविजुअल्स खुद को देखते हैं कि वो जानबूझ करके सेल्फ इंजरी क्रिएट कर रहे हैं या कई बार ऐसे वो मुश्किलों की वजह से या लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो सुसाइड की तरफ भी वो जाते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि भविष्य में ऐसा घटना ना हो या जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं उनको वापस से नॉर्मलाइज करना और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं चाहे वो सेल्फ इंजरी का हो या वो सुसाइड का हो, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो दोहराए ना जाएं उनके द्वारा, तो इनका भी ध्यान दिया जाना या इनको मैनेज करना एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद जो दूसरा जो हम कह सकते हैं कंसल्टेंसी वर्क जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ बुलिंग एंड हरासमेंट, यानी कि एक ऐसा जो इंसिडेंट सामने आता है जहाँ पर बुलिंग यानी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि मजबूत है या किसी हम कह सकते हैं कि एक ऐसे पद पर है जो कि दूसरों को बुली कर सकता है, यानी उनको दबा सकता है या उनका शोषण कर सकता है या फिर हैरेसमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार के जो सर्कमस्टांसेस हैं कैसे इसमें एक जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो ये इंश्योर करे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वो बुलिंग की घटना हो, चाहे वो किसी सीनियर एम्प्लॉय के द्वारा एक जूनियर एम्प्लॉय की बुलिंग की घटना हो या किसी एक मेल एम्प्लॉय के द्वारा किसी फीमेल एम्प्लॉय का हैरेसमेंट की घटना हो या किसी एक सुपीरियर हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट में ऊपर बैठा है उसके द्वारा किसी नीचे के व्यक्ति का या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी ऐसे प्रभावशाली पद पर है या किसी ऐसे प्रभावशाली हम कह सकते हैं कि ये विद इन द फैमिली भी ये चीज़ हो सकती है कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति या जो रिलेटिव हो जो कि एज में बड़ा हो, वो किसी छोटे बच्चे को हरास कर रहा हो, चाहे वो चाइल्ड एब्यूज़ के रूप में हो या उसको फिजिकल हैरेसमेंट के रूप में हो। तो इस प्रकार की जितने भी इंसिडेंट्स होंगे किस प्रकार से इनको मैनेज किया जाए ताकि ये घटनाएं फ्यूचर में इनकी पुनरावृत्ति ना हो, और इसके अंदर जो भी घटनाएं यदि हो चुकी हैं तो जो इसकी वजह से जिन लोगों को परेशानी हुई है किस प्रकार से उनको उस परेशानी के माहौल से या परेशानी की जो परिस्थिति है उससे उनको कैसे बाहर लाया जा सके, किस प्रकार से उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इस प्रकार की जो पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट है या जो उसका ध्यान दिया जाना है ये भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के द्वारा या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, यानी कि कई बार कानून के क्षेत्र में भी और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी वर्क सेटिंग है, वर्क कल्चर है, या ओवरऑल जो एक सोसाइटी की भी हम बात करें अगर, तो वहाँ पर ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं जिनका ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनको डेवलप किया जाना चाहिए विद द टाइम, उनमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ना हों और जो नेगेटिव आउटकम्स हैं उनको कम किया जा सके। तो इस प्रकार की भी जो
ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उसमें भी हेल्प आउट करने का जो कार्य है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंट एडवाइज़र, यानी कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं उनमें जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो रोल प्ले करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और किस तरह से उनको हैंडल किया जाना चाहिए उसमें भी उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से ये क्रिटिकल इंसिडेंट एडवाइज़र के रूप में भी ये कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो किस प्रकार से एक क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति होती है उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं वो है एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, रेपो एंड इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिसमें पहला है एक्टिव लिसनिंग, तो यहाँ पर यह देखा जाना चाहिए कि कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जब होती है सामने, और ऐसे में एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर मौजूद होता है या वो वहाँ पर आता है जब इस तरह के इंसिडेंट्स में जब वो हेल्प आउट करने के लिए, तो वहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है एक्टिव लिसनिंग। यानी कि वो व्यक्ति जब कोई भी उस घटना से संबंधित जो भी, चाहे वो कोई व्यक्ति, अगर हम इसको एक हॉस्टेज सिचुएशन के तौर पर देखें, तो अगर एक एग्जाम्पल में हम देखें कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक बना लिया है और उसकी कुछ डिमांड्स हैं या उसकी कुछ भी, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उसकी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो कि वो कर रहा है, और वो ये कहता है कि अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो ऐसे में वो उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा या उसको वो किसी प्रकार से आघात पहुंचाएगा। तो ऐसे अगर किसी केस को एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डील करता है तो किस प्रकार से वो इस केस में प्रोसीड करेगा, हम उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद एम्पैथी, देन रेपो एंड देन इन्फ्लुएंस, किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ता है। तो इसके लिए जो हमें समझना है यहाँ पर वो ये है, अगर हम इसको इस स्टेयर ग्राफ की मदद से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पर्सन है जो यहाँ पर किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी को हॉस्टेज बना रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी कि ना फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का ना ही किसी और व्यक्ति का जो वहाँ पर उस समय उस हॉस्टेज सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि डील कर रहे हैं, चाहे वो लॉ के एनफोर्समेंट से संबंधित जो अधिकारी हैं या पुलिस है या कोई भी और अन्य व्यक्ति, वो वहाँ पर उनका उस ऑफेंडर से, यानी उस व्यक्ति से जिसने उस केस में, उस इंसिडेंस में किसी को हॉस्टेज बनाया है, उससे किसी का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन उसके इस शुरुआती हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन है नो रिलेशनशिप की, उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के अगर हम दृष्टिकोण से इसको देखें तो उसमें वो जो सबसे पहला कार्य करते हैं दैट इज एक्टिव लिसनिंग। फिर एक्टिव लिसनिंग की मदद से वहाँ पर वो ये देखते हैं कि जो पर्सन है जिसने किसी को हॉस्टेज बनाया है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, उसकी समस्या क्या है, वो क्यों, उसने ऐसा क्यों किया है। तो इन सभी बातों को वहाँ पर बारीकी से सुनना, उनको एक्टिवली उसमें उसको ये फील कराते हुए कि हम आपकी हर एक बात को ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ आप जो भी कह रहे हैं हम उसे समझ भी रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिव लिसनिंग है, ताकि उसके द्वारा कही गई हर एक छोटी से छोटी बात को वहाँ पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ एम्पैथी, यानी कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस कंडीशन में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके लिए जो दूसरा स्टेप है वो है एम्पैथी शो करना, यानी कि वहाँ पर वो उस पर्सन जो कि जिसने हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट की है उसके साथ एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बनाना, सो दैट कि वो पर्सन ये फील कर सके कि मेरी समस्या को सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है या कम से कम वो मेरी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जो एम्पैथी
का जो एक हम कह सकते हैं कि जो एक बिल्डअप होता है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद रैपो बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है वो उस ऑफेंडर के साथ या उस जो जिसने हॉस्टेज की सिचुएशन क्रिएट की है उसके साथ वो एक प्रकार का रैपो बिल्डअप करता है वहाँ पर, यानी कि वो उसके साथ एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, वो एक प्रकार से एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकें, यहाँ पर फीलिंग्स का एक्सचेंज हो सके। या कि अगर वो व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैंने हॉस्टेज इसलिए किया है क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था और मैं अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या इस तरह की और भी जो भी उसके अंदर फीलिंग्स हैं या उस घटना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो वहाँ पर उससे निकलवाना, और इसको करने के लिए वहाँ पर रैपो बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसे में जब ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं देन फाइनली कम्स इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस की जो घटना है या इन्फ्लुएंस इस पूरे घटनाक्रम में लास्ट में आता है, और यहाँ पर स्किलफुल नेगोशिएशन जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है विद द पर्सन हु हैज़ टेकन हॉस्टेज, यानी कि जिसने हॉस्टेज कर दिया है, जिसने किसी को बंधक बनाया हुआ है, उसके अब चूंकि उसके साथ एक रैपो बिल्डअप हो चुका है और उसके साथ अब उसकी समस्याओं को समझने के बाद इस पूरी सिचुएशन में किस प्रकार से एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए ताकि इस सिचुएशन से किसी का भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और सभी व्यक्ति इस हॉस्टेज सिचुएशन से सेफली बाहर आ सकें, चाहे वो खुद जिस व्यक्ति ने हॉस्टेज किया है और जिस व्यक्ति को हॉस्टेज किया है, उन दोनों को ही ऐसे में सेफली उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाले जाना, ये अब इस हम कह सकते हैं कि इस पूरे नेगोशिएशन जो ये प्रोसेस है इसका फाइनल स्टेप है, और इसको अचीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस के माध्यम से उसको ये प्रयास किया जाता है समझाने का एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एज एन एक्सपर्ट नेगोशिएटर कि आप अब जो सिचुएशन है इसमें आपकी बात को ध्यान दिया जा रहा है और इसके बाद आपको किसी प्रकार का आपके साथ कोई हम कह सकते हैं गलत आपके साथ लॉफुली या फिर कोई भी आपके साथ इसकी वजह से आपके साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा, तो आप प्लीज़ इस पूरी सिचुएशन को डिसॉल्व करिए और यहाँ पर हम एक नॉर्मलाइज जो स्थिति चाहते हैं उसको आप करने में हेल्प कीजिए ताकि हम एक सिविलाइज्ड वे में, एक लॉफुल वे में हम बैठकर नेगोशिएट कर सकें और आपकी समस्या का निवारण कर सकें। तो इस प्रकार की जो एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस करने का जो प्रोसेस है वो इस हम कह सकते हैं नेगोशिएशन एक्टिविटी का एक फाइनल स्टेज होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज़ अ रिलेशनशिप, यानी कि अभी तक जो शुरुआत में नो रिलेशन की जो परिस्थिति थी वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर के एक रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया बिटवीन द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो कि एक नेगोशिएटर के तौर पर कार्य कर रहा है, एक कंसल्टेंट के तौर पर कार्य कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने हॉस्टेज क्रिएट किया था, हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट की थी, जो ऑफेंडर है यहाँ पर उसके बीच में। तो ये नो रिलेशन टू रिलेशन की जो कंडीशन है, जो नो रिलेशन टू रिलेशन की जो कंडीशन है, इसको हम देखते हैं कि किया जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड्स मैनेजिंग क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो इन स्टेप्स के माध्यम से एक क्राइसिस सिचुएशन को हम नेगोशिएट कर सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं। एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार से अपना कार्य करता है। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है जो ध्यान दिया जाना चाहिए, दैट इज़ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन। और इसमें जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उसको जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने इस पूरे प्रोसेस में, वो है दैट पर्सनैलिटीज़ मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम, द फोकस शुड बी ऑन इंटरेस्ट्स एंड नॉट पोजीशंस, ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स मस्ट बी डिस्कस्ड एंड क्राइटेरिया मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो पहला है कि हम व्यक्ति के ऊपर ना ध्यान दे करके जो उसकी समस्या है उस पर ध्यान दिया वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक नेगोशिएटर जो नेगोशिएशन कर रहा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि वो वहाँ पर व्यक्ति पर ध्यान न दे बल्कि जो समस्या है उस पर ध्यान दे। इसके बाद जो सिचुएशन है वहाँ पर उस पर ध्यान न दे करके क्या कारण है जिसकी वजह से वो घटना हो रही है, क्यों ये घटना हो रही है, इन पर फोकस होना चाहिए। देन ऑप्शंस एंड अल्टरनेटिव्स शुड बी डिस्कस्ड, यानी कि क्या किया जा सकता है जिससे सभी लोगों को हम इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें सेफली। ये इन सभी ऑप्शंस को वहाँ पर नेगोशिएट करना, डिस्कस करना आवश्यक है और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके बाद क्राइटेरिया मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी बातचीत की जा रही है, जो भी वहाँ पर पेशकश की जा रही है, किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन किया जा रहा है, वो सभी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कहने का मतलब वो करने योग्य होना चाहिए और उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ऐसी डील या किसी ऐसी मांग को फुलफिल नहीं कर सकते जो कि हमारे कह सकते हैं क्षमता से बाहर हो या फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो ऐसी कोई नेगोशिएशन या ऐसी कोई डील वहाँ पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जो भी वहाँ पर बातचीत हो रही है वो बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो सारी बातचीत होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑफेंडिंग, यानी कि जिस व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है उसकी जो गलत कार्य उसने किए हैं वो क्यों हो रहे हैं, या उनके पीछे के जो हम कह सकते हैं कि जो कारण हैं उनको समझना भी एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें पहला है टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन एंड रीजनिंग बिहाइंड द ऑफेंडिंग, यानी कि जो भी गलत कार्य या किसी भी प्रकार का जो क्राइम हुआ है या कोई भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हुई है तो उसके पीछे का क्या मोटिव था, क्या रीज़न था, उसको समझा जाना ज़रूरी होता है। इसके बाद टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट रीइंफोर्स देयर ऑफेंडिंग, एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उन एलिमेंट्स को भी ध्यान दिया जाना चाहिए या उनका ध्यान उसको रखना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके इस प्रकार के बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं और इस प्रकार की जो बिहेवियर हैं वो रिपीट होते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई व्हेन एनी वल्नरेबिलिटी टू ऑफेंडिंग में बी हाइटेंड, यानी वो कौन सी कंडीशंस हैं या वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से जो उसकी ऑफेंस करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों को आइडेंटिफाई करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद टू आइडेंटिफाई एनी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दैट मे बी हेल्पफुल, साथ ही साथ ये भी देखना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इस प्रकार का जो ऑफेंडर है, जो पर्सन है, जो क्रिमिनल है, उसके अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं जिससे हम उसको फ्यूचर में ऐसी घटना न करने के लिए या इस तरह के जो डिविएंट या क्रिमिनल बिहेवियर है उससे उसको दूर करने के लिए हम कैसे कौन से फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसकी लाइफ में मौजूद हैं, चाहे वो उसकी फैमिली से रिलेटेड हों या फ्रेंड से रिलेटेड हों या उससे संबंधित कोई भी पॉजिटिव फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो उसको फ्यूचर में क्राइम से दूर रख सकने में जो हेल्प करेंगे। इस तरह के फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाना एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो ये सभी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्य हैं ये एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किए जाते हैं। तो हमने देखा अपने आज इस सत्र में कि किस प्रकार से फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो एक कार्यक्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भी है, इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट में साइकोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हमने आज यहाँ पर अध्ययन किया। और साथ ही साथ एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किस प्रकार से अपने कार्य को करता है, उसके लिए उसके पास कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, इन सभी को हमने आज यहाँ अध्ययन किया। और ये भी जाना कि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किन किन कार्य क्षेत्रों में वो योगदान कर सकता है या एक कंसल्टेंट के तौर पर वो कार्य करता है, इन सभी की हमने आज यहाँ पर विस्तारपूर्ण चर्चा की। तो आज के अपने इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।